ये महान गीत 6 दशक से ज्यादा वक्त से देशवासियों में देशभक्ति का जज्बा जगा रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि गीतकार और संगीतकार को छोड़कर ये गाना आखिरी वक्त तक दुनिया से छिपाना पड़ा था। इस गाने ने देशभक्ति के तमाम गानों में एक अलग लोकप्रियता पाई। इसका असर किसी दौर में कम नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को रास्ते में चलते हुए लिखा गया था, और वो भी सिगरेट के पैकेट पर। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। लता जी की सदी हुई वाणी से जब इसके बोल झरते हैं तो सुनने वालों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अगर आपको पता है कि ये गाना सबसे पहले रफी साहब गाने वाले थे, और आशा जी ने तो इसकी रिहर्सल भी शुरू कर दी थी। इसके लिए लता जी ने संगीतकार सी रामचंद्र से अपनी बरसों पुरानी अदावत को भुला दिया था, और इस गाने को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच पर ही रोने लगे थे। खुश रहना देश के प्यारों। दोस्तों, इस खास वीडियो में मैं देशभक्ति के इस महान गाने के विचार, इसके बनने और इसके बनाने वालों ने आखिरी वक्त तक इसके बारे में सीक्रेट क्यों बनाए रखा, उन सब की जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बहुत ध्यान से पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। केवल 15 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए भारत को जब चीन ने धोखा दिया तो पूरा देश सदमे में आ गया। ये बहुत बड़ा धोखा था जिससे सरकार, सेना और देशवासी उबर नहीं पा रहे थे। पूरा देश एक तरह के सन्नाटे में था। तभी दिल्ली से वो आवाज गूंजी जिसने देशवासियों को एक नए जोश और उत्साह से भर दिया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। 1962 के धोखे से लोग शोक में डूबे हुए थे। नेहरू सरकार हर हाल में लोगों को इस दुख से बाहर निकालना चाहती थी। हम सभी जानते हैं कि मूड चेंज के लिए गीत संगीत से बड़ी कोई थेरेपी नहीं होती। इसलिए 1963 में नेहरू सरकार ने तय किया कि दिल्ली में एक शाम देशभक्तों के नाम जैसा एक कार्यक्रम किया जाए, जिससे लोगों में देशभक्ति और उत्साह को जगाया जा सके। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को जोड़ा गया। मदर इंडिया वाले महबूब खान इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए और दिलीप कुमार जनरल सेक्रेटरी। महबूब खान चाहते थे कि इस आयोजन पर एक ऐसा देशभक्ति गीत पेश किया जाए जो अब तक के सब देशभक्ति गीतों पर भारी पड़े। इसलिए उन्होंने गीतकार प्रदीप यानी पंडित रामचंद्र द्विवेदी को बुलाया, जो इससे पहले देशभक्ति के कई अनुपम गाने लिख चुके थे। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल साबरमती के। महबूब खान साहब का विचार सुनते ही कवि प्रदीप घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बहादुरी या दुश्मनों पर विजय हासिल करने वाला गीत लिखना होता तो ये आसान होता, मगर यहाँ तो शिकस्त खाए हुए सैनिकों की बात है, तो मैं क्या लिखूं। इसलिए उन्होंने महबूब खान साहब से कहा, मुझे वक्त दीजिए, मैं सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। मतलब कवि प्रदीप किसी तरह इस हालात से निकलना चाहते थे, मगर इस मीटिंग के बाद महबूब खान उन्हें जब भी देखते तो यही कहते, कुछ करिए पंडित जी, कुछ करिए। कवि प्रदीप पर दबाव बढ़ता जा रहा था। वो सोच विचार कर रहे थे। एक दिन जब वो माहिम की सड़कों पर घूम रहे थे, तभी अचानक उनके दिमाग में एक लाइन याद आई। जरा याद करो कुर्बानी। इंसान के दिमाग में हर वक्त सैकड़ों हजारों ख्याल आते हैं, उनमें से ज्यादातर फौरन भुला दिए जाते हैं। इसलिए कवि प्रदीप फौरन एक पान की दुकान पर गए। उन्होंने वहां 4 मीनार का एक पैकेट खरीदा, उसकी सिगरेटें अपनी जेब में डाली और पैकेट के पीछे इन लाइनों को लिख लिया, ताकि वो इन लाइनों को भूल न जाएं। जरा याद करो कुर्बानी। इसके बाद वो संगीतकार सी रामचंद्र यानी अन्ना के घर पहुंच गए और उन्हें ये लाइनें सुनाई तो वो सुनते ही उछल पड़े। उन्होंने कहा, क्या बेहतरीन मुखड़ा है, अब इस पर फटाफट पूरा गाना लिख दो। तो प्रदीप ने उनसे कहा, गीत तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इसे किसी को बताइए मत, वरना नक्कालों की इस भीड़ में कोई भी ऐसे गीत लिख कर ले आएगा। जरा याद करो कुर्बानी। इस मीटिंग में ये भी सवाल उठा कि इस गाने को गाएगा कौन। सी रामचंद्र चाहते थे कि ये गीत रफी साहब गाएं, मगर वो हाल फिलहाल में देशभक्ति का एक अनुपम गीत गा चुके थे जिसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा था। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। तब आज जैसी जल्दबाजी नहीं हुआ करती थी। हर हिट फिल्म और गाने का इम्पैक्ट कई महीनों या सालों तक रहता था। इसलिए रफी साहब बैक टू बैक देशभक्ति वाले गाने गाने के लिए तैयार नहीं हुए।
अब रफी साहब नहीं तो कौन? रफी साहब की टक्कर में उन दिनों एक ही सिंगर थी, लता मंगेशकर। मगर संगीतकार सी रामचंद्र और लता जी का ब्रेकअप कई सालों पहले हो चुका था। तो उस वक्त लता जी का सितारा बहुत तेजी से चमक रहा था और सी रामचंद्र के सितारे गर्दिश में थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आशा भोसले से गवा लूंगा, मगर प्रदीप जी बोले कि नहीं, ये गाना तो रफी या लता की आवाज में ही खिलेगा। ये सुनकर सी रामचंद्र बोले कि हो सकता है कि लता मेरे साथ गाने के लिए तैयार ना हो, इसलिए मैं आशा से इसकी तैयारी करवाता हूँ। वक्त काफी कम है, मगर लता आपका सम्मान करती है। अगर वो तैयार हो गई तो फाइनली वही ये गीत गाएगी। जो खून गिरा पर्वत पर। इस बातचीत के बाद कवि प्रदीप लता जी के पास गए। उन्होंने लता जी से कहा, देखो लता, तुम भी कलाकार हो, अन्ना भी कलाकार है। तुम्हारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ और देश के लिए एक साथ मिलकर काम करो। हम सब प्रोफेशनल हैं, हमारे बीच पर्सनल प्रॉब्लम की जगह नहीं है। वैसे भी अन्ना तुम्हें बहुत मानते हैं। तो लता जी ने कहा, उनकी कंपोजिंग की तो मैं आज भी तारीफ करती हूँ, पर वो अहंकारी है, कहीं वो फिर से मेरा अपमान तो नहीं करेंगे। तो कवि प्रदीप ने कहा कि बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर लता जी ये गाना गाने के लिए तैयार। साल तक लता जी के साथ रिलेशन में थे और ब्रेकअप से पहले उन्होंने लता जी के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला था। उनसे ब्रेकअप के वक्त ही लता जी नंबर 1 सिंगर बन चुकी थी और सी रामचंद्र का करियर खत्म सा हो गया था। उन्हें लगता था कि ऐसे हालात में लता उनके म्यूजिक में गाने के लिए तैयार नहीं होगी, मगर कवि प्रदीप ने असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने जब अन्ना से कहा कि लता ये गाना गाने के लिए तैयार हो गई है, तो वो बोले, अब कैसे होगा? मैंने तो आशा से इस गाने की रिहर्सल भी शुरू करा दी है। मैं कुछ नहीं जानता, आप जाओ और आशा को समझाओ कि ये गाना लता ही गाएगी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून। कवि प्रदीप ने आशा जी को कैसे समझाया, इसकी बात फिर कभी, मगर तभी एक नई प्रॉब्लम आ गई। दिलीप कुमार साहब ने प्रदीप जी को फोन किया कि इस आयोजन के लिए एक स्मारिका या सोवरिन पब्लिश होना है, जिसमें इस गाने के बारे में कुछ बताना है, इसलिए तुम इस गीत का मुखड़ा भेज दो। प्रदीप जी को डर था कि अगर कहीं मुखड़ा छप गया तो नकलची लोग इससे मिलते जुलते गीत बना देंगे, इसलिए उन्होंने सावधानी बरतते हुए 2 लाइनें भेज दी। सोवरिन में इन लाइनों को पढ़कर सबको लगा कि एक सामान्य सा गाना है जो लोगों को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे या 26 जनवरी के बारे में बता रहा है। कवि प्रदीप की ये चाल कामयाब रही, किसी को भनक नहीं लगी, मगर इसके अगले मुखड़े में उन्होंने जो लाइन लिखी उससे उनके इरादे साफ हो गए। मगर एक और जरूरी बात, उस आयोजन में कई संगीतकार, गीतकार और सिंगर अपनी पेशकश दे रहे थे। उसमें लता जी का गाना सबसे आखिर में आना था, इसलिए कवि प्रदीप ने सी रामचंद्र से कहा कि हमसे पहले लोग ऑडियंस को सेट कर चुके हैं, अब हमारे गाने को नोटिस कौन लेगा? तो सी रामचंद्र बोले कि चिंता ना करो, मैं ऑडियंस का मूड डाइवर्ट करने के लिए पहले 1 मिनट तक शोर शराबा वाला संगीत बजाऊंगा, इसके बाद लता का गाना आएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि हजारों लोगों की भीड़ के सामने सी रामचंद्र के म्यूजिक की मौजूदगी में लता जी की आवाज गूंजी तो क्या हुआ होगा? अगर आप तब मौजूद होते तो तमाम सोशल मीडिया साइट्स और गूगल मोबाइल फोन के बिना आप ये गाना पहली बार सुन रहे होते तो क्या होता? जस्ट फील, आपने जो सोचा है वहां मौजूद लोगों पर ऐसा ही असर हुआ। दर्शकों के साथ खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस गीत के जज्बात में डूब गए। ये गाना न तो लोगों में जीत का जुनून बढ़ा रहा था, न दुश्मन को धमका रहा था। ये गाना उन बहादुर वीरों की दास्तान बता रहा था जो एक नवजात राष्ट्र की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर चुके थे। प्रधानमंत्री नेहरू भी इसे सुनकर रोने लगे और जब ये गाना खत्म हुआ तो उन्होंने लता जी से कहा कि बेटी, तुमने मुझे रुला दिया। उन्होंने पूछा कि ये गाना तुमने लिखा है? तो लता जी बोली कि इसके गीतकार पंडित प्रदीप जी हैं। तो नेहरू बोले कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या वो यहाँ पर हैं? तो लता जी ने कहा कि नहीं, वो यहाँ नहीं आए, मुंबई में ही हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब भी मैं मुंबई आऊंगा तो उनसे मिलना चाहूंगा। क्या लोग थे वो दीवाने। इस कार्यक्रम के करीब 2 महीने बाद पीएम नेहरू मुंबई गए और कवि प्रदीप से मिले। नेहरू ने उनसे ये गाना सुना। अब कवि प्रदीप की तारीफ कीजिए कि उन्होंने इस कालजयी गाने की कमाई से 1 रुपया भी अपने लिए नहीं रखा और इसकी सारी कमाई शहीद विधवा कोष में दान कर दी। तो दोस्तों, आज प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।